अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा ठीक है, मेरा ही बैच है ना। हाँ, क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में? कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन सर कंप्लीट कॉर्पोरेट की टैक्स थी। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट की। नहीं, हमने मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट टैक्स की रिटर्न शुरू करने लगे थे। रिटर्न जो है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो एक क्लास पहले कंप्लीट हो चुकी थी और हम कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न भी स्टार्ट कर चुके थे, राइट? जी सर। ओके। कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न कब फाइल होगी, उसका टाइम पीरियड याद है? सर विद इन 9 मंथ्स विद इन 9 फाइनेंशियल मंथ ईयर। विद दैट। ओके। सॉरी, पिछले चंद दिन से मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो आज मैं आपको अपने बेड में लेट के पढ़ाऊंगा। जी सर, लास्ट टाइम मैंने कॉल की थी, आपकी तबीयत खराब थी उस दिन ना। ओके। अच्छा, तो मैं अभी पहली दफ़ा मैं कहीं बैठने के बजाय आपको अपने बिस्तर में लेट के पढ़ा रहा हूँ। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओह, ठीक है। आमीन सुम आमीन। कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न। ओके, स्क्रीन शो हो गई। नो सर। जी सर, अब हो गई है सर। ओके, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न हम पढ़ रहे थे। हम इसमें पोर्टल पे गए थे, आपको मैंने बताया था कि जो ही आपका पीरियड स्टार्ट होगा ना, आपकी जो कॉर्पोरेट टैक्स, आप इस पर क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड पे, आपको ऐसे कॉर्पोरेट टैक्स एक्टिव नज़र आ रहा है। आपने लेफ्ट साइड पे कॉर्पोरेट टैक्स लिखा हुआ है, उस पर क्लिक किया, जो ही आपको नज़र आया 1 नॉट फाइल्ड। इसमें आए, आपको देखें इसमें राइट साइड पे फाइल आ रहा है, लिखा हुआ नज़र। जी सर। यस सर। यहाँ पर फाइल पे आप क्लिक करेंगे। जी, फाइल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कॉर्पोरेट टैक्स की पहली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है, फीस होती है, वो आपको मेंशन हुई नज़र आ रही होती है। जो ही आपने आई कंफर्म पे क्लिक किया, नीचे आई हैव रेड द अबव इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस, इसको यस किया, एंड उसके बाद आपने बिलो राइट कॉर्नर पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। ये आपकी पहली डिटेल्स होंगी, और ये डिटेल्स उसने पता है कहाँ से उठाई हैं? आपने कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन पढ़ी थी, उसमें TRN आपको जब कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो गई थी, तो आपको ऑटोमेटिकली इसका जो नंबर था वो अलॉट हो गया था। ये TRN यहाँ पे लिखा होगा। अच्छा, लेकिन इससे पहले मुझे ये बताएं, टोटल कितने फॉर्म होंगे, कितने आपने फॉर्म फिल करने होंगे कि आपकी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो? 5 सर। सॉरी, 5। 8 हेलो। होंगे सर। रिटर्न की कह रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की कह रहे हैं? रजिस्ट्रेशन के तो 5 थे। रिटर्न की रजिस्ट्रेशन की 5 थी,
रिटर्न की कह रहा हूँ, रिटर्न की 8 है, सॉरी मैंने शायद गलत बोल दिया, रिटर्न की 8 है, कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन की 5 थी। कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न 8 फॉर्म पे मुश्तमिल है और इसमें 8वां फॉर्म आपको पता है रिव्यू एंड डिक्लेरेशन का होता है। जो सबसे ऊपर की इंफॉर्मेशन है TRN, टैक्सेबल नेम इन इंग्लिश, टैक्सेबल नेम, टैक्सेबल पर्सन नेम इन अरेबिक, ये तमाम डिटेल्स, एड्रेस डिटेल, ये उठाई गई हैं सारी की सारी आपकी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन से, ठीक है। अच्छा, ये सारी डिटेल डालने के बाद उसने आपसे पूछा इफ द टैक्सेबल, सॉरी इसने आखिर में आपसे पूछा, बिल्कुल आखिरी आप स्क्रीन पे देखिए, इसमें लिखा हुआ है इफ द अबव इंफॉर्मेशन करेक्ट और नॉट। अगर आपको नो का ऑप्शन, इधर नो पे क्लिक करेंगे ना, वो आपसे कहेगा कि आप अपनी टैक्सेबल पर्सनल की डिटेल्स, अपनी इंफॉर्मेशन अमेंड करें, ठीक है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जब तक आपने कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो आपको यस करना होगा। जो ही आप यस करेंगे, अभी इस स्टेज पे देखें आपको कि ये आखिरी पेज का आखिरी हिस्सा था, फॉर्म का आखिरी हिस्सा था। आप देखें कि मेरी इसके नीचे कोई कुछ भी नहीं था, लेकिन जो ही मैं यस पे क्लिक करूंगा, जो ही मैं यस पे क्लिक करूंगा तो नीचे मजीद फर्दर फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैंने यस पे क्लिक किया, ये उसके नीचे एक टैक्सेबल पर्सन इंफॉर्मेशन वाला फॉर्म ओपन हो गया, ठीक है। इधर से हम, ये आपके सामने कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न ओपन हुई है, इसके आखिर में मैंने यस पे क्लिक किया और जो ही यस के पे क्लिक किया, इसके नीचे, इसके एग्जैक्टली नीचे ये वाला फॉर्म ओपन हो गया। ये वाला जो आपके सामने फॉर्म मौजूद है, ये कॉर्पोरेट टैक्स, पूरे कॉर्पोरेट टैक्स को मुकम्मल तौर पे कवर कर लेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न, जो कॉर्पोरेट टैक्स का लॉ है, जितनी थ्योरी है उसको मुकम्मल तौर पे कवर करती है। हम कॉर्पोरेट टैक्स के लॉ को पढ़ेंगे कॉर्पोरेट टैक्स की रिटर्न की मदद से। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इफ द टैक्सेबल पर्सन a partner in one or more an unincorporated partnership, क्या ये जो टैक्सेबल पर्सन है, चाहे कंपनी है चाहे इंडिविजुअल है, ये एक या एक से ज्यादा अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप में हिस्सेदार है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो टर्म बोली अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप, अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप, व्हाट इट मींस, अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप का क्या मतलब है? आपको मैंने नेचुरल पर्सन पढ़ाया हुआ है और जुरिडिकल पर्सन पढ़ाया हुआ है, राइट। नेचुरल पर्सन में आप खुद बजाते खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं तमाम तर नफ़ा नुकसान के, तमाम एसेट्स के, तमाम लायबिलिटीज के, एवरीथिंग, राइट। जुरिडिकल पर्सन में जुरिडिकल पर्सन एक सेपरेट पर्सन होता है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि मैं और अब्दुल रहमान, मैं कहता हूं कि हम दोनों मिलकर एक बिजनेस शुरू करेंगे। हम कंपनी नहीं खोलते, हमने अपनी कंपनी नहीं रजिस्टर करवाई LLC, जिसमें मैं और अब्दुल रहमान दोनों 50-50% शेयर होल्डर हों, बल्कि हमने एक पार्टनरशिप की, जनरल पार्टनरशिप और स्पेशल पार्टनरशिप, दो टाइप्स हैं UAE में। इसके अलावा अगर ट्रस्ट भी आप रजिस्टर करते हैं तो उसको भी पार्टनरशिप तस्वर किया जाता है UAE में। तो अगर हमने दो ने कोई पार्टनरशिप शुरू की है, आइदर जनरल पार्टनरशिप रजिस्टर करवा के, स्पेशल पार्टनरशिप रजिस्टर करवा के, या किसी भी लॉ के अंडर, जो UAE बिजनेस करती हैं उनकी रजिस्ट्रेशन डिफरेंट लॉज के अंडर हो सकती है। मिसाल के तौर पे सोल प्रोप्राइटरशिप का आपको पता है, आपको सिविल कंपनी का पता है, सिविल कंपनी इज एन अदर एग्जांपल ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप। इसी तरह से आपको LLC एक रजिस्ट्रेशन की फॉर्म है, TJSC फॉर्म है, बहुत सारी फॉर्म्स हैं। अगर एक कंपनी भी रजिस्टर्ड नहीं है और सोल प्रोप्राइटरशिप भी नहीं है, तो दो बंदे
2 या 2 से ज़्यादा बंदे पार्टनरशिप करके भी बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने भी ट्रेड लाइसेंस लिया होगा, लेकिन वो ट्रेड लाइसेंस कंपनी का नहीं होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप का भी नहीं होगा। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप का हो सकता है? नो सर, फिर वो पार्टनरशिप नहीं वो होगी। तो पार्टनरशिप तो नहीं होगी सर फिर वो। क्योंकि पार्टनरशिप हमेशा एक से ज़्यादा बंदे मिल 2 या 2 से ज़्यादा बंदे मिलकर कर रहे होते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल एस्टेब्लिशमेंट, तो इसलिए पार्टनरशिप से कोई उसका ताल्लुक नहीं बनता। बस ये याद रखें कि बिजनेस की वो फार्म्स जिसमें एक से ज़्यादा बंदे इन्वॉल्व हों, और वो LLC भी नहीं होती, और वो कंपनी भी नहीं होती, वो ज्यूडिकल पर्सन भी नहीं होता, तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया? जिसको नहीं हुआ मुझे सिर्फ वो बताए। सर इसको अच्छा, रिपीट कर दें। ओके, सुनिएगा। देखें, आप पर्सनल कैपेसिटी में या तो सोल एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस ले सकती हैं। अगर आपने किसी के साथ मिल के बिजनेस करना है, ठीक है, तो फिर आप या तो कंपनी रजिस्टर करवाएंगी, आधे शेयर आपके पास हैं, आधे दूसरे के पास हैं, या आप सिविल अदर देन कंपनी, अदर देन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, आप कोई भी ट्रेड लाइसेंस लेती हैं ना, तो वो पार्टनरशिप काउंट होगा। ठीक है, आपने अकेले बिजनेस करना है, आप कौन कौन से ट्रेड लाइसेंस ले सकती हैं? मिस नादिया, अगर आपने खुद बिजनेस करना है तो आप कौन कौन से ट्रेड लाइसेंस ले सकती हैं? सर सोल प्रोप्राइटर का कर सकते हैं, सिविल कंपनी का कर सकते हैं। सिविल कंपनी नहीं कह सकते, LLC, SO या सोल एस्टेब्लिशमेंट, ये अकेले होंगे। ठीक है, इसमें LLC क्या है? एक सेपरेट पर्सन आपने ओपन किया, या आपने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बिजनेस किया, या आपने एक कंपनी रजिस्टर करवा ली। अगर एक से ज्यादा हैं, जब भी एक से ज्यादा का कॉन्सेप्ट है ना, तो सोल एस्टेब्लिशमेंट तो निकल गया, LLC भी, SO भी, LLC SO भी ऑप्शन में से निकल गया, क्योंकि ये ऑप्शन तब रेलिवेंट थे जब एक बंदा था बिजनेस करने वाला। जब एक से ज्यादा बंदे हो गए, तो फिर हमारे पास कौन से ऑप्शन होते हैं? या तो LLC कंपनी रजिस्टर करवाई होगी, या आपने सिविल कंपनी, जनरल पार्टनरशिप, स्पेशल पार्टनरशिप, ऐसी फॉर्म रजिस्टर करवाई होगी। जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होगी, वो तो आपको पता है एक सेपरेट पर्सन होती है। अगर मैंने और सलमान ने मिलकर बिजनेस किया है, लेकिन हमने एक कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है, ABC LLC, तो ABC LLC हम दोनों की जात से सेपरेट बिजनेस होगा। लेकिन अगर हमने सिविल कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है, या हमने कोई जनरल पार्टनरशिप की हुई है, तो ये हम ABC जनरल पार्टनरशिप हमने रजिस्टर करवाई हुई है, तो ये ABC जनरल पार्टनरशिप मुझसे और मेरे दोस्त से, जिससे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, जिसके साथ मिलके, उनसे अलग इसकी हैसियत नहीं होगी। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि जब एक ही बंदा होता था, तब तो कहना आसान है कि जो सोल एस्टेब्लिशमेंट है, फैज़ान अली अगर एक सोल ऑनर एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस लेके बैठा है, तो ये सोल एस्टेब्लिशमेंट फैज़ान ही है। लेकिन अगर दो बंदे हैं, हम दोनों अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मिल के एक एसेट लेते हैं, तो कैसे पता चलेगा ये एसेट कितना मेरा है, कितना मेरे पार्टनर का है? मैंने और साकिब ने मिलके एक एसेट लिया, एक दुकान ली। बल्कि पहले ऐसे कर लें कि मैंने एक दुकान खरीदी है, सोल एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस है, उस दुकान की रजिस्ट्रेशन 100% फैज़ान के नाम पे है। सेकंड कंडीशन में मैंने और साकिब ने मिल के एक दुकान ली है, कैसे पता चलेगा ये कितनी मेरी है, कितनी साकिब की है? सर कोई एग्रीमेंट या डीड से। अच्छा, चलें, अब मुझे एक बात बताइएगा प्लीज़, आप सबसे, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्पेशली वो जो अकाउंटेंसी या टैक्स बैकग्राउंड से या लीगल बैकग्राउंड से हैं। मुझे ये बताएं कि मैंने और साकिब ने इन्वेस्टमेंट करके एक एसेट लिया। मैंने कहा 70% पैसे मैं डालूंगा, 30% साकिब डालेंगे, लेकिन हमारा प्रॉफिट, हमारे एसेट की डिस्ट्रीब्यूशन ये 50-50 होगी। हमारे प्रॉफिट वगैरह जो भी आएगा वो 50-50 होगा।
मुझे ये बताएं कि ऐसे केस में जो हमारा एसेट है, जो हमारी दुकान है, उसमें कितने एसेट मेरे होंगे, कितने साकिब के होंगे? अगर 100 दिरहम उसकी वैल्यू है तो कितना परसेंट मेरा है और कितने परसेंट साकिब की का है? इन्वेस्टमेंट 70% मेरी थी, 30% साकिब की थी, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है ये 50-50 है। सर एसेट्स जो है वो 70-30 ही रहेंगे। सर एसेट तो बिजनेस का एसेट बन जाएगा ना, जब आप क्लोजिंग करेंगे बिजनेस को तो फिर उसको, फिर जब भी सारी ओवरऑल बैलेंस शीट को आप वाइंड अप करेंगे तो उस हिसाब से फिर वैल्यूएशन करके तो आपने वापस ये 70-30 अगर हम कंपनी बंद करेंगे, अगर हम आपने इन्वेस्टमेंट नहीं देखनी बल्कि ये देखनी है कि अगर कंपनी बंद करेंगे तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर्स होंगे, उसको हमने देखते हैं। लाइक अगर इन्वेस्टमेंट जितनी मर्जी है जितनी की हो, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट हमारे लिए इररेलेवेंट हो जाएगी अगर हमने एग्रीमेंट में ये फाइनल किया हुआ है कि जब हम बिजनेस क्लोज करेंगे तो हम एसेट्स को किस तरतीब से बांटेंगे, ठीक है, या प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरतीब से बांटेंगे। ओके, ये होती है अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप। अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप अपनी ज़ात से अलग कोई चीज़ नहीं होती, सही। अच्छा, आप फर्ज करें कि एक कंपनी है ABC LLC और दूसरी कंपनी है XYZ LLC। एक कंपनी है ABC LLC, दूसरी कंपनी है DEF LLC। इन दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप की है। इनको भी अब होगा क्या, पार्टनरशिप होती क्या है, हम जरा देखते हैं। ये लाज इसमें हम जो पार्टनरशिप होती है, जो हमारा एसेट होता है, वो बिजनेस जो हम मिल के कर रहे हैं, मैं और साकिब मिल के कर रहे हैं, से 50% मेरे है, 50% साकिब का। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए कितने पैसे हमने कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए क्या करेंगे कि जो हमारी अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप है, जो हम दोनों ने मिलकर एक दुकान खोली हुई है, जनरल पार्टनरशिप, स्पेशल पार्टनरशिप, उसके सेपरेट टैक्स नहीं जाएंगे। मिसाल के तौर पे होता क्या है, तवज्जो से सुनिएगा। एक कंपनी है ABC LLC, एक कंपनी है से ABC LLC। अरे मतलब इस तरह जिसको एओपी बोलते हैं, एओपी होगी एक तरह की। AOP हो गई, बिल्कुल। लेकिन अभी मैं जो एक एग्जांपल देने लगा हूँ, जरा उसको देखें कि ABC LLC हो गई। इसने टैक्स किस पे देना होगा? ये खोली है मैंने और 50% एसेट है मेरे पास, 50% है क्या नाम है आपका, अबू बकर के पास। अब होता क्या है, आपको पता है कि ABC LLC ऑल दो उसमें 50% शेयर हैं फैजान के और 50% शेयर हैं अबू बकर के। हम जो ABC LLC कंपनी होती है ना, इसकी टैक्सेशन सेपरेट रखते हैं। इसकी टैक्स, इसकी इनकम फैजान की इनकम नहीं है, इसकी इनकम अबू बकर की इनकम नहीं है, क्योंकि ABC LLC इन दोनों के ज़ात से मुख्तलिफ एक बिजनेस है, एक कंपनी। सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, हाँ, लेकिन पार्टनरशिप की जब बात आती है, अगर फैजान और अबू बकर मिल के पार्टनरशिप कर रहे हो ना, फिर ऐसे नहीं होता। फिर पता है क्या होता है? फिर कहते हैं अच्छा, फैजान साहब ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कितने पैसे कमाए हैं? फैजान ने कमाए हैं, एक बिजनेस था, पार्टनरशिप था, उसने कमाया एक 10,000 दिरहम। ठीक है, फैजान के 10,000 में से कितने हो गए हैं? 5,000। अबू बकर के कितने हो गए हैं? 5,000। ठीक है, इन दोनों को इनकी इनकम में डालो। क्या कहीं बाकी सोर्सेस से, बाकी बिजनेसेस से, बाकी जो इनके बिजनेसेस हैं उनसे इनको इनकम आ रही है? कितनी आ रही है? फैजान को आ रही है 3,95,000।
साकिब को आ रही है 2,95,000। चलो जी, टैक्सेशन किस हिसाब से होगी? ये जो 5,000 है ना, ये भी फैजान की इनकम है, क्योंकि ये पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप फैजान से अलग नहीं थी, अबू बकर से अलग नहीं थी। इनकी इनकम पर्सनल इनकम में शामिल हो जाएगी। अगर फैजान और अबू बकर ने बिजनेस किया, ये दोनों इंडिविजुअल से नेचुरल पर्सन थे, इन्होंने एक पार्टनरशिप की, तो इस पार्टनरशिप से आने वाली इनकम उनकी इनकम में शामिल हो जाएगी। ठीक है। जी। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या फैजान तो बिजनेस कर सकते हैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, क्या फैजान एलएलसी और अबू बकर एलएलसी ये भी पार्टनरशिप कर सकती हैं? ये दोनों जो कंपनी हैं कर सकते हैं। दो कंपनीज भी बिजनेस कर सकती हैं। अब होगा क्या? अब होगा ये कि जो फैजान एलएलसी है, इसका 50% शेयर होगा उस पार्टनरशिप में, और अबू बकर एलएलसी का भी 50% शेयर होगा उसी पार्टनरशिप में। यानी इन केस ऑफ पार्टनरशिप हम इनकम ऑफ पार्टनरशिप को इनकम में, एंटिटी की इनकम में, पार्टनर की इनकम में ऐड कर देते हैं। कंपनी की टैक्सेशन सेपरेट हो रही होती है, पार्टनरशिप की टैक्सेशन उसके शेयर होल्डर में, उसके पार्टनर में, उनके पार्टनर्स की इनकम में ऐड हो रही होती है। अब कोई मुझे बताए कि किसको ये वाला पॉइंट बिल्कुल भी समझ नहीं आया? किसी का कोई क्वेश्चन? सर जैसे हम सिविल कंपनी कहते हैं वो पार्टनरशिप ही है। वो पार्टनरशिप ही है, दैट्स नॉट एलएलसी। नाम बेशक कंपनी ओके। लगा हुआ है। सिविल ठीक कंपनी है। की जो असल नेचर है, ये सिर्फ प्रोफेशनल के लिए होती है। जैसे पाकिस्तान में आप कहते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फैजान अली एंड कंपनी, चार्टर्ड ठीक है। अकाउंटेंट्स। ठीक है, ये लॉ वाले प्रैक्टिस करने के लिए जो अपना बनाते हैं। ओके। अच्छा, यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स है कितना? 9%। 9%। 9%। ओवर एंड अबव ये चीज़ पहले डिस्कस हुई है कि कितना टैक्स लगना है। जी सर, हुई है सर। अब मुझे ये बताइए कि एक कंपनी है, उसका टैक्सेबल प्रॉफिट है, वो है AD 500,000। इस पे कितना टैक्स लगेगा? 1,25,000 के ऊपर 9% लगेगा सर। 11%। इसमें से हम सबसे पहले माइनस कर देंगे 3,75,000, और जो अमाउंट रह जाएगी वो आ जाएगी 1,25,000 इंटू 9%। ठीक है। 11250। ठीक है, कितना? I think 11250. 11250 जी। Yes. अच्छा, अब देखिएगा, ये तो चीज़ हम समझ गए कि टैक्स कितना लगता है एक एंटिटी पे। अब मुझे आप बताएं, आपको याद है कि मैंने किसी ज़माने में आपको बताया था कि जो नेचुरल पर्सन होता है, किसी ज़माने में, नहीं, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, नेचुरल पर्सन के लिए कब उस पे 1 मिलियन आपने रेवेन्यू का 1 मिलियन का क्या होना चाहिए? रेवेन्यू। रेवेन्यू होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, आपको मैंने एक और बता दिया कि ये तो चीज थी कंपनी के केस में। अगर नेचुरल पर्सन है, सोल एस्टेब्लिशमेंट है, इसके लिए रेवेन्यू होना चाहिए 1 मिलियन का। और इसमें भी मैंने आपको कुछ चीज़ें लाइक रियल एस्टेट, सैलरी इनकम, इनकम, रिटर्न ऑन पर्सनल इन्वेस्टमेंट, वो मैंने आपको बताया था, इसमें शामिल नहीं होगा। रेवेन्यू जी। होगा 1 मिलियन है। इसमें मुझे बताएं कि अगर किसी बंदे की टैक्स इनकम है, ये उसका रेवेन्यू है फर्स्ट, जी। और उसका
प्रॉफिट है, टैक्सेबल प्रॉफिट है। रेवेन्यू और प्रॉफिट का फर्क तो पता है ना सबको। रेवेन्यू टोटल इनकम, जो टोटल आपने पैसे कमाए हैं फ्रॉम यूर मेन बिजनेस एक्टिविटी। आपकी फर्नीचर ट्रेडिंग की एक्टिविटी थी, तो जो टोटल सेल हुई है ना उसको कहेंगे रेवेन्यू, जो पैसे आए सेल से। और जो प्रॉफिट निकला है, टोटल प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट, वो बना 5 लाख। ठीक है, रेवेन्यू टोटल सेल कह लें आप उसे, टोटल सेल वैल्यू। जी जी। अब मुझे ये बताएं कि जो कंडीशन है कि रेवेन्यू 9 लाख है जबकि टैक्सेबल प्रॉफिट 5 लाख है, मुझे बताएं इस पे कितना टैक्स लगेगा। 5 लाख वाले पे 9%। ये एक ही पर्सन है भाई, ये पर्सन ए है। अच्छा, दोनों एक ही पर्सन। 1,25,000 पे लगेगा सर टैक्स। सर लगेगा ही नहीं ना। सर नहीं लगेगा क्योंकि ये तो बिलो हाँ सर सॉरी ये सॉरी। हाँ, बिलो द परसेंट लिमिट है ना। नेचुरल पर्सन है और इसके लिए रेवेन्यू 1 मिलियन होना चाहिए। अगर 1 सही कह मिलियन रहे हैं, सही कह रहे तो उस पर टैक्स हैं, नहीं नहीं लगेगा। लगेगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब रेवेन्यू हो गया अब बताएं कितना टैक्स लगेगा। सर 2 लाख पे लगेगा। एनीवन एल्स, इस पे कितना टैक्स लगेगा। कंपनी के और नेचुरल पर्सन की दोनों की जो लिमिट है वो 3,75,000 ही है इस या पे नहीं लगेगा तीन सर। लाख डिफरेंट है लिमिट? लगेगा। मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए कंपनी और पर्सनल दोनों का सेम होना चाहिए? उसके बाद ठीक टैक्स है, लगेगा नहीं तीन लाख लगेगा सत्तर टैक्स। हजार जो है उस पे किसी का चलें टैक्स नहीं है, इसको, जीरो है। 320. लगेगा ना इसमें। देखिए मैं आपको बताऊं, कोई भी आप लॉस पे टैक्स नहीं देता। ब्रैकेट है ऐसा नहीं उसकी हुआ कि टैक्स की, वो आपको है कोई क्या बंदा कहे कि आपका मिनिमम रेवेन्यू है 12 लाख, प्रॉफिट की? 1.2 मिलियन, तो चलें आप 1.2 मिलियन पे हमें 9% दे दें या 2 लाख पे 9% दे दें। हो सकता है अगला बंदा कहे कि ठीक है भाई, रेवेन्यू तो मेरा 1.2 मिलियन है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे तो खर्चे ही पूरे नहीं होते। प्रॉफिट पे टैक्स होना चाहिए। ठीक है, मेरे तो बिजनेस चलाने के खर्चे। इधर भी रूल वही है, चाहे नेचुरल पर्सन हो या चाहे जुडिकल कंपनी पर्सन हो। हो, जो थ्रेश होल्ड है ना मिनिमम 3,75,000 इज 75 सेम है सर, इसके फॉर ऊपर टैक्स नहीं है, इस पे जीरो टैक्स। नेचुरल पर्सन एंड कंपनी और जुडिकल पर्सन। इसमें आप देखें कि जो नेचुरल पर्सन है, ऐसे हो सकता है वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा हो, लेकिन चूंकि अभी तक उसका रेवेन्यू 1 मिलियन नहीं हुआ, वो कॉर्पोरेट टैक्स के एम्बेट से बाहर हो। ठीक है, अच्छा, अब ये जो पार्टनरशिप होती है, ये नेचुरल पर्सन होती है, ये डील कर रहा होता है बंदा। नेचुरल पर्सन अपनी कैपेसिटी में बिजनेस कर रहा होता है। सोल एस्टेब्लिशमेंट में भी बंदा अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बिजनेस कर रहा होता है, पार्टनरशिप में भी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बिजनेस कर रहा होता है। बस फर्क सिर्फ ये है कि सोल एस्टेब्लिशमेंट में हमें कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये वाली जो दुकान है ये इतनी परसेंट 100 की है, 100% जो है वो चूँकि वो 100% फैज़ान की होगी, कोई ये नहीं कहेगा कि यार इसमें इतनी परसेंट फ़लाँ को शेयर दे दो, इतने परसेंट फ़लाँ को दे दो। जो पार्टनरशिप है, इसमें बंदा इंडिविजुअल कैपेसिटी में बिज़नेस कर रहा होता है, लेकिन एक से ज़्यादा बंदों का शेयर होता है उसमें। मिसाल के तौर पे एक दुकान है, इसमें 20% शेयर मेरा है, तो ये मेरी पर्सनल इनकम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, एज ए नेचुरल पर्सन। अच्छा, अब जरा यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? सर मेरा एक सवाल है। जी, अगर एक बंदी का पर्सनल नाम पे बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, और उसका अपना पर्सनल अकाउंट भी वहां पर मेंटेन है, तो जब वो अपनी रिटर्न करेगा, सेम सिनेरियो अगर पाकिस्तान में होता है तो फिर उसकी एक ही रिटर्न होती है, और जो बिजनेस का पोर्शन ऊपर आ जाता है प्रॉफिट लॉस में, नीचे वेल्थ के एरिया में उसका पर्सनल एसेट या पर्सनल जो भी चीजें आ जाती हैं। तो क्या दुबई की रिटर्न में भी सेम होगा कि पर्सनल अकाउंट की भी एक्टिविटी और बिजनेस की भी
एक ही रिटर्न होगी सोल प्रोप्राइटर के केस में? अच्छा देखिए, इनका एक पॉइंट है कि क्या पर्सनल इनकम, इससे मैं अगर सिंपल आंसर दूं तो आपको मैं बताऊं कि पर्सनल इनकम पे टैक्स नहीं है, यूएई में इनकम टैक्स नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स है, यानी सिर्फ बिजनेस से आने वाली एक्टिविटी का टैक्स। यानी अगर एक बंदा बिजनेस नहीं करता तो उसने ना कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है ना रिटर्न फाइलिंग करवानी है। और अगर एक बंदा बिजनेस कर रहा है, साथ उसकी कोई पर्सनल इनकम भी है, लाइक कोई सैलरी भी है, वो कहीं पे जॉब भी करता है, तो आपने सिर्फ कौन सी रकम का हिसाब किताब देना होगा, वो जो आप बिजनेस से कमा रहे हैं। पर्सनल इनकम का आपको कोई हिसाब किताब देने की जरूरत नहीं है। सैफुल्ला हो यही जी सर, क्वेश्चन? मेरा सवाल ये था, पर्सनल में इनकम वाली मैं बात नहीं अभी कर रहा, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि पर्सनल अकाउंट में एक्टिविटीज हो रही हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो भी मामला आते हैं, और सोल में तो इनकम और कंपनी के एक्सपेंस हो रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में। तो अब जब रिटर्न करेंगे तो उसके बैकएंड पे जो फाइनेंशियल होंगे वो तो बिजनेस सोल प्रोप्राइटर के ही होंगे। अब उस रिटर्न के अंदर सोल यानी पर्सनल और सोल एक ही रिटर्न, एक ही यानी सारा होगा, या अलग अलग होता है यूएई में? पर्सनल और सोल ये दोनों एक ही चीज है, राइट? जी, लेकिन मैं आपने अपनी इनकम मैं अब कंबाइन करनी है। एक बैंकिंग तो की आपने बात कर सोल रहा हूँ। एस्टेब्लिशमेंट खोली हुई है, राइट? जी एक जी। आप पर्सनल कैपेसिटी में विदाउट लाइसेंस बिजनेस कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिजनेस नहीं सर, पर्सनल अकाउंट है, लाइक यूएई में पर्सनल अकाउंट है, और इन दूसरी तरफ इनके कहने का मकसद ये है कि जैसे इंडिविजुअल की रिटर्न पाकिस्तान में फाइल करते हैं तो वो उसमें बिजनेस एक्सपेंसेस और इनकम भी मेंशन करते हैं, और पर्सनल आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी मेंशन करने होते हैं। पर्सनल एसेट अलहदा दिखा रहे होते हैं हम लोग एक ही रिटर्न में, और बिजनेस एसेट्स जो हैं वो भी दिखा रहे होते हैं इंडिविजुअल रिटर्न में। तो वो थैंक यू। एक यहाँ ही पे रिटर्न कोई होती है। यहाँ पे कोई पर्सनल इनकम आपने या पर्सनल एक्सपेंसेस बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है सैफुल्ला, थैंक यू मंजूर जी फॉर जी। क्लैरिफिकेशन। थोड़ा अच्छा सा जब अच्छा, आप पाकिस्तानी इसमें पर्सपेक्टिव इसमें आपकी बात से में, मैं ये समझाऊं कि जो भी अगर पर्सनल, लाइक मैं हूँ, मेरा सोल प्रोप्राइटर बिजनेस भी है और मेरा पर्सनल अकाउंट भी है, तो पर्सनल जो बिजनेस से मैं ले गया अपने पास पर्सनल में, उसका हिसाब किताब सैफुल्ला मुझे देने एक थोड़ी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट से मुराद पर्सनल बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं? जी जी सर, बैंक अकाउंट और पर्सनल उसका जो भी मतलब घर का रहना, खाना पीना, रेंट, चीजें, वो सारे नहीं, उस हवाले से ये मैं नहीं कह रहा हूँ काउंट होगा। कि आपने देखें, आपने जो एक्सपेंस बिजनेस के लिए किया है ना, सिर्फ जी वो काउंट होगा। यानी बिजनेस से आपने कमाए हैं 1 लाख दरम, बिजनेस का जी एक्सपेंस है 10,000 दरम, आपने जी। अपना बिजनेस इनकम माइनस बिजनेस एक्सपेंस करना है। चाहे पर्सनल इनकम हो या चाहे पर्सनल एक्सपेंसेस हो, यू हैव टू कीप देम सेपरेट। ओके उनको कोई डिस्क्लोज नहीं करना। ठीक हो गया सैफुल्ला? सर, यहाँ तक तो ठीक हो गया बिजनेस वाले पोर्शन में। मेरा असल में सवाल ये था कि रिटर्न में हम क्या करेंगे? रिटर्न में सारी चीजें नहीं शो करेंगे फिर उसकी, जैसे यहाँ पाकिस्तान में करते हैं? नहीं, हम जब इस फॉर्म में इस ऊपर फॉर्म में जाएंगे ना कॉर्पोरेट टैक्स में, मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। इसमें आपको जो फॉर्म नंबर फोर्थ, थर्ड और फोर्थ नजर आ रहा है ना, इसमें हम सिर्फ बिजनेस तक चलेंगे। वो जो पाकिस्तान में एक वेल्थ स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये वो चीज़ नहीं है। इसमें कोई यस वेल्थ यस। स्टेटमेंट नहीं होती, कोई उसमें पर्सनल इनकम एक्सपेंस नहीं आ रहा होता, उस तरह से नहीं चल रहे होते। यानी यहाँ पे कोई रिकॉन्सिलिएशन नहीं होगी पर्सनल इनकम की और पर्सनल एक्सपेंसेस की। ओके, ठीक है सर। ठीक है, बिजनेस के अकाउंट सेपरेट है। ओके। अच्छा, फिर एक और सवाल है, एक और सवाल ये है कि पर्सनल अकाउंट में अगर कोई ऐसी इनकम आ रही है, लाइक है वो बिजनेस नेचर की इनकम, लेकिन किसी मजबूरी में लाइक उसे कहा गया यार आप इस अकाउंट में भेज दो, तो उसको फिर बाद में हम क्या रिपोर्ट करें? कुछ भी ना करें अगर आप क्योंकि? पर्सनल अकाउंट से मुराद बैंक अकाउंट लेते हैं ना, यस यस, बैंक अकाउंट सर, बैंक अकाउंट। देखिए बैंक अकाउंट एक चीज, बहुत सारे लोग हैं यूएई में, उन्होंने कंपनीज खोली हुई हैं लेकिन उन्होंने कंपनीज के बैंक अकाउंट नहीं खोले हुए। और कई ठीक। जगहों पे यूएई में कंपनी खोल लेना आसान है, उसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है, लेकिन बैंक अकाउंट ओपन करना ज़्यादा मुश्किल है उसके मुकाबले में। और बैंक अकाउंट अगर यहाँ पे किसी को ओपन करके देखना देना है ना, तो उसके चार्जेस होते हैं साथ। मिसाल के तौर पे अक्सर हमारी कंपनीज आती हैं हमारे पास, मैं कंपनी रजिस्टर करवाता हूँ, उसको ऊपर से बैंक अकाउंट ओपन करना है तो उसके भी चार्जेस होते हैं। अगर वो किसी डिजिटल बैंक में है तो वो 1500-2000 में भी हो जाता है। अच्छे बैंक में है तो 8,000-10,000 दरम उसकी फीस भी ली जाती है।
वो ठीक है सर, वो तो चले अकाउंट, मैं तो कह रहा हूँ अकाउंट ओपन हो चुका है, अब अकाउंट में पर्सनल अकाउंट भी है, यानी कि लाइक मेरा नहीं, सैफुल्ला का प्रेजेंटली अकाउंट भी अकाउंट है। नहीं ओपन हुआ, कंपनी का ओपन ही नहीं हुआ। आपने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में रखवा लिए पैसे, किसी अकाउंट में रखवा ही नहीं, लिए ही नहीं। आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये कैश आना एक अलग पॉइंट है, ठीक है। बिजनेस की इनकम कितनी है, ये एक अलग पॉइंट है। मिसाल के तौर पे जी मैंने बिजनेस से 1 लाख दरम कमाए, 1 लाख दरम आया, मैंने चाहे पर्सनल बैंक अकाउंट में लिए हैं या कंपनी बैंक अकाउंट में लिए हैं, यूएई में अभी तक कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे आपने पाकिस्तान में पढ़ी होंगी ना। अब मुझे याद है एक ज़माने में होता था कि अगर 15,000 से ज़्यादा की सैलरीज हैं तो वो आपने बैंक अकाउंट के थ्रू देनी है, एक्सपेंसेस 15,000 से ज़्यादा हैं तो वो आपने बैंक अकाउंट के थ्रू देने हैं, कंपनी के नाम पे बैंक अकाउंट होना चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इधर। इधर आप अपने पर्सनल अकाउंट से पे कर रहे हैं, कंपनी के खर्चे पर्सनल अकाउंट में आ रहे हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है अभी तक, स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। ओके, होपफुली दिस सेटिस्फाइड। ओके, अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप का जब मैं जिक्र कर रहा था तो मैंने आपको बताया कि ये आपकी पर्सनल इनकम का, जो आपकी बिजनेस की इनकम होगी उसका पार्ट बनेगा। अच्छा, अब देखिए, फर्ज करें कि आप मिस्टर ए हैं, आपने कुछ पैसे तो कमाए हैं फ्रॉम सोल एस्टेब्लिशमेंट। मिस्टर ए, इन्होंने कुछ पैसे कमाए सोल एस्टेब्लिशमेंट से। सोल एस्टेब्लिशमेंट में ये क्या करते थे, ये करते थे कार रेंटल का काम, और इनकी इनकम थी इधर से 5,50,000 दिरहम। हम ठीक है, ये प्रॉफिट हम कह लेते हैं, इसको हम रेवेन्यू नहीं कहते, हम प्रॉफिट कह लेते हैं, ये प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा, अब एक मिस्टर ए साहब ने और काम किया कि उन्होंने एक पार्टनरशिप की हुई थी मिस्टर बी के साथ, और इनका जो शेयर आया है वो आया है 4 लाख था। अगेन दिस इज प्रॉफिट। इसके बाद इन्होंने रेंटल प्रॉपर्टी, इनके पास रियल एस्टेट प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने आगे रेंट पे दी हुई थी। इधर से इन्हें आ रहे थे 2 लाख प्रॉफिट अगेन, ठीक है। हम इधर रेवेन्यू को नहीं कर रहे अकाउंट फॉर। और एक इस बंदे की और सोल। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इस बंदे पे कितना टैक्स लगेगा। सर एक सवाल का जवाब दीजिएगा आपके जवाब से पहले। जो शेयर फ्रॉम एओपी है, या दुबई के लॉ के मुताबिक जब एक कंपनी से शेयर आ रहा है वहां पे ऑलरेडी उस पर टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल सब काम हो चुका होता है, कोई पर्सन अपना शेयर लेता है तो वो टैक्सेबल होता है या नॉन टैक्सेबल होता है? ओके, इनका क्वेश्चन है कि जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, प्लीज बहुत तवज्जो से सुनिएगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ये इसको हम पार्टनरशिप भी कह सकते हैं, राइट सैफुल्ला? जी जी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन ही वही है एओपी। इसको हम पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से शायद पार्टनरशिप या ईओपी का कोई डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लॉ भी मौजूद है, एम आई राइट? यस। ओके, अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैं जो एओपी से मुराद ले रहा हूँ, आपने चाहे उसे सिविल कंपनी रजिस्टर करवाया हुआ है, जनरल पार्टनरशिप रजिस्टर करवाया हुआ है, स्पेशल पार्टनरशिप रजिस्टर करवाया हुआ है, या किसी भी फॉर्म में पार्टनरशिप की फॉर्म में आप मौजूद हैं, आप ज्यूरिडिकल पर्सन नहीं हैं और आप अकेले नहीं हैं। मैं जब भी पार्टनरशिप का वर्ड बोलूंगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का वर्ड बोलूंगा, इसका मुराद ये होगा, पॉइंट नंबर 1, आप अकेले नहीं थे, क्योंकि अकेले होंगे तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। सेकंड, ज्यूडिकल पर्सन नहीं था, क्योंकि ज्यूडिकल पर्सन एक सेपरेट एंटिटी बन जाएगी। आप नेचुरल हैसियत में रहते हुए किसी दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे थे, आप नेचुरल पर्सन की हैसियत में अपनी ज़ात में किसी के साथ बिजनेस कर रहे थे, उसे मैं कहूँगा एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अच्छा, अब सवाल ठीक क्या है है? सवाल ये है कि पाकिस्तान में ये होता है कि एओपी पे जहां तक मुझे याद है 25% टैक्स है, राइट? 25%। सर, वो तो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है ना कि कौन सा पाकिस्तान में बिजनेस कुछ इस तरह कितना। का लॉ है कि यार ये पार्टनरशिप में इसमें एक 25%। स्केड्यूल होता है पूरा, दिया गया होता है एक पूरा, उसमें डिटेल होती है कि कितनी थोड़ी income थोड़ी होती मंजूर, मैं आपको वो स्लैब असल में रेट इंटरप्ट पे कर रहा हूँ है, क्योंकि पाकिस्तानी पाकिस्तान में लॉ में स्लैब रेट पे टैक्स है। डिटेल नहीं जाऊंगा, ठीक है। वहां पे शायद कोई स्लैब रेट है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, कंफ्यूज हो जाएंगे सब, मैं भी। तो हम यूएई में ही रहते हैं। यूएई में एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप को कोई सेपरेट एंटिटी माना ही नहीं गया।
उसको एक बिजनेस इनकम तस्वर किया गया आपकी, यानी जो पार्टनरशिप है उस पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे कोई टैक्स नहीं है। उसके एसेट, तवज्जो से सुनिएगा, उसके एसेट्स, एक पार्टनरशिप के एसेट्स, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन के एसेट्स, उसके पार्टनर्स के एसेट्स हैं, उनका इन प्रॉफिट लॉस नफा नुकसान उसके पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस है। यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन लेवल पर कोई टैक्सेशन नहीं हो रही। ओके, पॉइंट समझ गए? यस यूएई में पार्टनरशिप पे इटसेल्फ टैक्सेशन नहीं है। मैंने और सैफुल्लाह भाई ने, हमने एक पार्टनरशिप खोली, सिविल कंपनी खोल ली या कोई ट्रस्ट खोल लिया, अब जो उधर से पैसे आए हैं हमें, ये टैक्स नहीं हुए, लेकिन जब हमारे पास आ गए, मेरे हाथ में मेरा शेयर, सैफुल्लाह के पास उनके पैसे उनका शेयर, इस पे ये अब कहाँ पे जाएगी? ये हमारी पर्सनल इनकम में ऐड हो जाएगी। हाँ जी, अब मुझे बताएं कितना मिस्टर ए का कितना इनकम बनती है, कितना टैक्स देना होगा इस बेचारे को? 550 plus 400. स्क्रीन नजर आ रही है ना आपको? शेयर है ना, राइट? 9,50,000 सर। 9,50,000। अच्छा, स्क्रीन शेयर है। जी 9,50,000, राइट। और इसके 550 अलावा plus किसी को कुछ कहना 400. है? जी, सर ये तो पता चलेगा अगर उसका रेवेन्यू 1 मिलियन से ऊपर है तो फिर वो कैलकुलेट होगा ना, क्योंकि सोल डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट ही। जी, वो तो ठीक है कि पर्सनल कैपेसिटी में है, लेकिन मैंने इसीलिए जो इधर मैंने पार्टनरशिप की बात की ना, कि सॉरी प्रॉफिट की बात की ना, ये मैंने इसलिए किया कि रेवेन्यू को मैं इग्नोर, रेवेन्यू मैंने अज्यूम कर लिया है कि 1 मिलियन से ऊपर है, मैं सिर्फ प्रॉफिट को देख रहा हूँ, राइट? सर ठीक सर है, फिर 550,000 माइनस 375,000 के ऊपर जितना भी होगा उसमें 9% लगेगा। ओके, हम लगाते हैं कितना, अभी कितना बनता है, राइट? इसमें से माइनस करना है मैंने, एम आई राइट? क्या ये ठीक है? नो सर, रेंटल पे आपने आपने इसके बोला अंदर था रेंटल रेंटल इनकम पे भी टैक्स ले नहीं ली। है। विदाउट रेंटल इनकम होने चाहिए। ठीक हो गया? नो सर, आपने खुद ही बोला कि पार्टनरशिप पे भी कोई जो है वो टैक्स अभी नहीं आ रहा इस पे, शेयर ऑफ एओपी पे। वो पार्ट वो मैं एओपी आपको के एक्सप्लेन करूं, मैंने बिजनेस के कहा ऊपर कि नहीं है, मैं जरा लेकिन आपको एओपी क्लियर के कर दूं। पार्टनर्स के ऊपर तो है ना, जो पार्टनर मैंने कहा ओनर कि है उनके देखें, ऊपर। एसोसिएशन ऑफ पार्टनर लेवल पे नहीं है, पार्टनरशिप की इनकम ABC पार्टनरशिप की इनकम कैलकुलेट हुई, उस पर कोई टैक्स नहीं है। मेरे पास मेरा शेयर आ गया प्रॉफिट का, दूसरे के पास दूसरा आ गया, अब वो जो मेरा कंपनी से शेयर है ना, वो मेरी इनकम में ऐड होगा। यानी ओके ओके सर, अगर ठीक है आपसे सर। कोई कहेगा कि टैक्स दें, टैक्स में फैजान के पास, फैजान का जो शेयर बनता है उस पार्टनरशिप में, उसके ऊपर मैंने टैक्स देना है। ये वाला पॉइंट किसी को ना समझ आया हो? ठीक है सर, समझा। हो कितना बनता है यार? सर तकरीबन 51,750 बनेगा आई थिंक। 51,750 कैसे कैलकुलेट किया जुबानी? बस सर, AD 51। अच्छा सर, इसी केस को अगर थोड़ा सा और करें हम डिस्कस आगे, तो यहाँ पर पाकिस्तान में तो ये होता है कि अगर ऐसे इस तरह टैक्सेबल मैं बनता हूँ इनकम के पॉइंट से, तो मैंने ऑलरेडी कुछ एडवांस टैक्स की मद में ड्यूरिंग द पीरियड जमा करवाया होता है गवर्नमेंट को टैक्स। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि जैसे मेरा 51,000 ही बना टैक्स, तो मैंने 30,000 फॉर एग्जांपल ऑलरेडी गवर्नमेंट को जमा करवाया हुआ था, तो मैंने क्या किया कि भाई ऑलरेडी सबमिटेड इतना माइनस 30,000, फिर जो बचेगा 20-21,000 वो फिर मैं जमा कुछ करवाता हूँ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सॉरी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं नए वो पार्टिसिपेंट जो टैक्स बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं रखते, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इग्नोर कर दिया करें, ठीक है? क्योंकि वो अगर मैं आंसर भी करूँगा ना, वो सबको समझ नहीं आ रहे होते, ठीक है? इसका अगर आंसर आपकी समझ में नहीं आता तो खैर सही। इनका क्वेश्चन बेसिकली ये है कि हम जब
अच्छा, पाकिस्तान में ना एक टाइप होती है विद होल्डिंग टैक्स, और इसी तरह एक एडवांस टैक्सेशन होती है। एडवांस जी टैक्स होता है। एडवांस टैक्स क्या होता है कि आप अपनी इनकम का क्वार्टरली या मंथली जो भी एक रेगुलर इंटरवल था उस पे अपने एस्टिमेटेड प्रॉफिट का कुछ ना कुछ टैक्स देते रहते हैं, राइट। यस पाकिस्तान के हवाले से मैं बात करते हुए कोई गलत भी कर दूं ना तो प्लीज बस इतना याद नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पाकिस्तान में जो मोटा मोटा याद है, इसी तरह से वहां पे कोई 90% रूल था कि आपने जो आपका एनुअल अकाउंट्स बनेंगे ना, साल के आखिर में बताएंगे ना इन भाई साहब ने इतने पैसे कमाए हैं, उसका जो टैक्स बनता होता है कम से कम 90% आपने ठीक ठीक अंदाजे लगा के दिया होना चाहिए, ठीक है, वरना उस पर भी आपको पेनल्टी पड़ जाती है। तो पाकिस्तान में एक एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट मौजूद है। आप रेगुलर इंटरवल पे साल खत्म होने से पहले टैक्स देते रहते हैं। इसके अलावा विद होल्डिंग जी टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स में ये होता जी है कि सर। आप जब किसी से कोई चीज़ खरीदते हैं, किसी को कोई बेचते हैं, अगला बंदा आपके कुछ ना कुछ पैसे होल्ड कर लेता है, आपके टैक्स का 20% होल्ड कर लेता है कई जगहों पे, सही। जी सर। इन ये अदर देन विद होल्डिंग टैक्स या सेल टैक्स या वैट की बात नहीं कर रहा, इन कॉर्पोरेट टैक्स भी, इनकम टैक्स भी आपकी प्रॉफिट का कुछ ना कुछ होल्ड किया जाता है। यूएई में अभी तक ना तो एडवांस टैक्स का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद है ना विद होल्डिंग टैक्स का मौजूद है। तो अभी तक ये वाला जो क्वेश्चन है इनका, ये यूएई के मार्केट में अप्लाई नहीं होता। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है सर, इससे क्लोज हो गया, जितना टैक्स बनेगा जमा करवाना पड़ेगा उसी टाइम, फिर चालान वगैरह जो भी प्रोसेस होगा ऐसे ही है। हेलो, हाँ जी। मैंने कहा फिर ये तो चैप्टर ही क्लोज है कि जो इस कैलकुलेशन के मुताबिक मेरा फाइनेंशियल कहेगा कि आपका प्रॉफिट ज्यादा है, उस पर सीधा 9% लगा के तो पहले टैक्स जमा कराओगे तो चलेगा काम। हाँ जी, एक मिनट प्लीज। ओके, अच्छा, फैमिली फाउंडेशन, हम इससे अगला, फैमिली फाउंडेशन। यूएई में फैमिली फाउंडेशन ट्रस्ट या ऐसी एनजीओ एनपीओ को कहा जाता है जो पब्लिक बेनिफिट के लिए काम कर रही होती हैं। इनको भी हम, अगर ये कोई बिजनेस नहीं कर रहे होते ना, फाउंडेशन हो गई, अगर वो कोई बिजनेस नहीं कर रही होती, बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व है, इन्वेस्टमेंट होल्ड करने में, मिसाल के तौर पे, अच्छा, फैमिली फाउंडेशन डजंट मीन कि इसका ताल्लुक सिर्फ एक फैमिली से होता है या ये कोई खानदान से इसका ताल्लुक नहीं है, ठीक है। फैमिली फाउंडेशन, इसमें किसी हद तक एनजीओ का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। एक एंटिटी है जो कोई बिजनेस नहीं कर रही लेकिन उसने दूसरों की इन्वेस्टमेंट होल्ड की हुई है, सिर्फ उसके नाम पे आपने कुछ अकाउंट खोले हुए हैं और वो जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम कर रही हैं या कुछ स्पेसिफिक सोसाइटी, सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं। उसमें से बाद औक़ात ऐसे होता है कि कुछ ना कुछ रिटर्न ऑन प्रॉफिट कुछ इंडिविजुअल्स को आ जाता है। ऐसी जगहों पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को एक सहूलत दी गई है कि वो चाहें तो ऑप्शन एप्लीकेशन दे सकते हैं एफडीए को कि हमें एक अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप के तौर पर ट्रीट किया जाए, अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप के तौर पर ट्रीट किया जाए। ये वाला पॉइंट फैमिली फाउंडेशन का, ये हम देखेंगे अप्लाई कैसे करते हैं, इसको हम थोड़ा सा तसल्ली से बाद में इंशाल्लाह ताला देखेंगे, ठीक है। अच्छा सर, ये लेकिन मतलब डिफरेंस है इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप और अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप का जो आपने पढ़ाना शुरू किया। इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप, इसके लिए जो अनइनकॉर्पोरेटेड जी, इनकॉर्पोरेटेड का सबका दोनों ऐड डिफरेंस किया गया है ना, दिस इज जस्ट टू इन्फोर्स कि इट्स नॉट अ ज्यूडिकल पर्सन, ठीक है, ये इनकॉर्पोरेटेड कंपनी नहीं है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। इधर एक और बात सुने कि इसके बावजूद अगर फर्ज करें कि कोई अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप कहती है कि भाई
ये मैं इस रफड़े में नहीं जाती हूँ कि मिस्टर ए अपनी अलग रिटर्न फाइल कर रहे हो, मिस्टर बी अलग कर रहे हो। मुझे तो भाई सीधी सी बात है, पार्टनरशिप लेवल पे मुझ पे टैक्स लगा लो, बात खत्म करो। मुझ पे पार्टनरशिप लेवल पे टैक्स लगा लो, तो वो एक ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकती है, बता सकती है कि भाई मुझे आप अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप के तौर पर, मुझे एक सेपरेट कंपनी के तौर पे, एक सेपरेट पर्सन के तौर पे टैक्स करें, बजाय इसके कि इस प्रॉफिट को डिवाइड किया जाए। वो एक ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। वो कह सकते हैं एफटीआई को कि भाई ये जो एबीसी पार्टनरशिप है ना, आप इस पे टैक्स लगाएं इन सेम वे जैसे कंपनी पे लगता है। इररिवोकेबल का क्या मतलब होता है? सर जो रिवोक ना हो सके, जो टूट ना सके। Irreversible. जो वापस ना लिया जा सके। मिसाल के तौर पे आपके साल के शुरू में कहते हैं कि भाई आप पार्टनरशिप पे टैक्स लगाएं, ठीक है, वो जो एबीसी पार्टनरशिप है उस पर टैक्स लगाएं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी पे ना लगाएं। फिर साल के आखिर में आपको लगता है कि यार इसमें नुकसान हो रहा है, आप अगले साल उन्हें जाके कहते हैं नहीं भाई आप इंडिविजुअल पे टैक्सेस लगाएं, आप ए पे, आप चेंज नहीं कर सकते, वापस नहीं ले सकते। आपने एक दफा जो कह दिया कह दिया। ओ माय गॉड। अच्छा, अब जो ये ऑप्शन दिया गया है कि एक फैमिली फाउंडेशन चाहे तो अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप के तौर पे ट्रीट करवा सकती है अपने आप को, और इसी तरह से अगर आप चाहें तो एक जो ए बी सी पार्टनरशिप है वो भी अपने आप को एक सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पे टैक्स करवा सकती है। अब एक बात तवज्जो सुनिएगा, जो मैंने अभी तक आपको बताया कि आम हालात में तो ए बी सी पार्टनरशिप पे टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि उसके जो पार्टनर्स हैं उनके पास जो शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा उस पे टैक्स लगेगा। सबको बता चुका हूँ, राइट? जी सर, ठीक है। बता दिया। पॉइंट नंबर सेकंड ये भी बताया कि एक ऑप्शन भी दे दिया गया ए बी सी पार्टनरशिप को कि अगर वो ये असेस करती है कि नहीं, वो चाहती है कि पार्टनरशिप लेवल पे टैक्स लगे, उसको एक सेपरेट पर्सन के तौर पे टैक्स लगाया जाए, वो भी किया जा सकता है। उसका ठीक भी है। एक दफा उन्हें ऑप्शन दिया गया है। लेकिन हर कंडीशन में जो ए बी सी पार्टनरशिप है वो अपनी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाएगी, रिटर्न फाइल नहीं करेगी। अगर फर्ज करें कि आप, मैंने और अबू बकर ने मिलकर पार्टनरशिप की है, तो जो हमारी पार्टनरशिप है ना, फैजान एंड अबू बकर पार्टनरशिप, वो अपने ट्रेड लाइसेंस पे कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाएगी, लेकिन रिटर्न मैं अपनी फाइल करूंगा, अबू बकर अपनी करेंगे। अच्छा, ठीक है। हमारी मतलब रजिस्ट्रेशन होगी हमारे, लेकिन हम लोग अपनी अपनी इनकम के अंदर उसको हाँ, अब हम अपनी सेपरेट सेपरेटली कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवा डिटेल। के उसको। अच्छा। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक और चीज भी देख लेते हैं इसमें, थोड़ा सा एक सिनेरियो हमारे पास एक, आई बिलीव के ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकता है। देखिए, मैंने और अबू बकर ने पार्टनरशिप खोली, ये हमारी एंटिटी का नाम है फैजान एंड अबू बकर पार्टनरशिप। हमारी एंटिटी ने रेवेन्यू कमाया ये आपके लिए कुछ कंडीशन थोड़ी ज्यादा जबरदस्त अक्ल इस्तेमाल करने वाली कर देगा, सॉरी माय गॉड। ये लें, बल्कि इसको थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, इसको कर देते हैं 1 पॉइंट। इसमें 90% शेयर है अबू बकर का, 10% है फैजान का,
तमाम एक्सपेंसेस माइनस हो गए। एक्सपेंसेस कितने देते हैं इन्हें? 1 मिलियन के एक्सपेंसेस हो गए, प्रॉफिट कितना हो गया? 800,000। अब होगा क्या कि एक कारपोरेट टैक्स, पॉइंट तवज्जो से सुनिएगा, नोट भी कीजिएगा, फैजान एंड अबू बकर पार्टनरशिप की कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन होगी नहीं होगी? होगी आंसर रजिस्ट्रेशन अगर हमने if they अगर opt to. इसकी कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। हाँ जी, अबू बकर साहब अपने रिटर्न फाइल करेंगे? अच्छा सर, एक बात बताइएगा, इधर एक सवाल था मेरा इंडिविजुअली तो वो रिटर्न अपना फाइल करेंगे। सर। अभी तक जी सर मैं आपको इसका आंसर भी कर देता हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ ये बताएं, अभी हम पहले जब बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि उसने पार्टनरशिप से 4 लाख लाए अपने पर्सनल में। ये एक चीज़ थोड़ी सी क्लियर कर दें, क्या बिजनेस में अगर उसका लाइक कैपिटल ड्राइंग और जो भी है करंट अकाउंट का एक फिगर होता है, लेट्स से अभी अभी के केस में ना 90% वाले साहब का है 3,82,000, ठीक है। तो अब 3,82,000 इनका, यानी कि उसमें से 90% निकला, और जो 10% वाले हैं वो 38,000 जी उनका निकला। सैफुल्लाह, मैथ्स में कंसंट्रेशन बीच में थोड़ी सी लूज कर गया, अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज? अब मेरा सवाल ये है, एक चीज ये होती है कि मैंने, लेट्स से आप दोनों पार्टनर हैं इसमें, तो फैजान ने अपने हिस्से में से कुछ, यानी कि उसका बनता जो था ना 8 लाख प्रॉफिट है ना, अगर तो इसमें से जो यानी एंटिटी क्या कहते हैं 90% अगर जाता है फैजान ये दूसरे साहब को, तो एक तो होता है कि बिजनेस में उसका ये है रिसीवेबल, एक है कि वो ले आया कि उसने ले लिए पैसे, तो टैक्सेबल में तो वो नहीं जानी चाहिए जो ले आया बिजनेस से वो। अच्छा यहाँ पे जो, अच्छा इसको हम जरा सा सैफुल्लाह, मैं आपको जो अपनी स्लाइड लिखती हैं उसमें से एक जुमला पढ़ के सुनाना चाहूँगा, और इसकी अभी इम्प्लीकेशन मजीद भी आप देखने लगें। ये जो सेकंड पैराग्राफ लिखा है ना, इसको प्लीज पढ़ें। सर पढ़ तो लिया है, लेकिन इसको क्या करें, कैसे फिट हम करें इसको? अभी अभी जब मैं आपको थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है? जी अभी इस एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है? अच्छा अब मुझे ये बताएं कि सबसे ओपिनियन ले लेते हैं, और इस एग्जांपल के आखिर में आपके आंसर, आपके क्वेश्चन पे दोबारा आऊंगा, ठीक है? बाकी से ओपिनियन मुझे चाहिए। अबू बकर अपनी कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाएगा? जी करवानी जी है सर। कराएंगे। एज्यूम कर लें अबू बकर की और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, यस। क्या फैजान अपनी कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाएगा? इसको भी करानी चाहिए। यस। ओके, जीरो टैक्स ना जमा कराए। आप लोगों ने एक बात, बस ये वाला जो सेकंड जुमला है ना, सेकंड पैराग्राफ है ना बोर्ड में लिखा हुआ, इसको अच्छी तरह से याद रखना है। पॉइंट, ये वाला पहला पॉइंट याद रखना है, और इसके अलावा एक और पॉइंट भी याद रखना है, वो ये कि अब मैं नेचुरल पर्सन के रूप में अपनी रिटर्न फाइल करने लगा हूँ। पर्सनल लिहाज से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है या नहीं, ठीक है? अच्छा अब मुझे ये बताइए, अबू बकर अपनी कारपोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? सर करवाने जी जाएंगे तो वो जी एलिजिबल सर नहीं हो रहे करवाएंगे ना। सर। फैजान ने करवानी है? अबू बकर तो कराएंगे। फैजान का क्या कहना फैजान, फैजान का सिर्फ 10% है अगर रेवेन्यू का। तो फैजान भी करवाएगा रजिस्ट्रेशन, लेकिन टैक्स ना जमा कराएगा, टैक्स नहीं बनेगा उसका। अच्छा 3,75,000 से कम बनेगा ना। अब देखें, आपने जुमला याद रखना है। हम दोनों अब नहीं पार्टनरशिप, फैजान एंड अबू बकर, प्लीज तवज्जो से सुनिएगा, फैजान एंड अबू बकर पार्टनरशिप एक एंटिटी थी, पार्टनरशिप थी। ला ने कहा कि ठीक है वो पार्टनरशिप है, कोई सेपरेट पर्सन तो है नहीं। आपने अभी तक ऑप्शन नहीं किया कि इसको एक सेपरेट इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के तौर पे ट्रीट किया जाए, अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप ही है। तो इसको आपने अगर ऑप्शन इरिवोकेबल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया तो ठीक है, दिस इज पार्टनरशिप, इसने अपनी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवानी है क्योंकि वो लॉ में लिखा हुआ है। लेकिन अब हम आ गए हैं इंडिविजुअल टैक्सेशन पे, हम उतर आए हैं कि फैजान की क्या टैक्सेशन है, अबू बकर की क्या है, और यहाँ पे वो वाली इम्प्लीकेशन एक्टिव हो जाएंगी जो नेचुरल पर्सन के लिए थी।
अच्छा, इधर रुकिए। अब मैं आपको बता चुका हूं कि जितने इनकम और एक्सपेंसेस, जितने एसेट लायबिलिटीज फैजान एंड अबू बकर पार्टनरशिप के हैं ना, ये चूंकि फैजान एंड अबू बकर पार्टनरशिप कोई वक्री चीज ही नहीं है, कोई अलग चीज ही नहीं है। जो फैजान एंड अबू बकर पार्टनरशिप की इनकम है, उसमें जितना शेयर फैजान का है वो फैजान की इनकम है, जितना शेयर अबू बकर का है वो अबू बकर की इनकम है। जरा देखते हैं कि इसमें फैजान के रेवेन्यू कितना बनता है और So अबू बकर that का। means, sorry sir, so that means कि अबू बकर का जो revenue threshold है वो उससे above है, obviously अबू बकर का 90% of अबव है, 1.8 million. So he इसका will 90 be, कितना बनता है ये वाला अब मेरे पास? 7,20,000 सर बन रहा है ना प्रॉफिट रेवेन्यू तो कंपनी अबू का था बकर ना। शेयर। राइट, ये अबू बकर का जी सेकंड वाला, पहले yes. वाला। जी सर। तो फिर इसका ओके। 90% expenses का share भी होगा। और फिर प्रॉफिट का भी 90% होगा, तो दैट विल क्रॉस द रेवेन्यू का एक तो थ्रेशोल्ड और प्लस 375,000 प्रॉफिट का थ्रेशोल्ड। तो वट एवर हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट इज विल subtract 375,000 out of that and then pay like 90% tax on it. नहीं वो ठीक है, लेकिन पहले तो मुझे वो मोटी मोटी बातें बताएं ना। फैजान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना कॉर्पोरेट टैक्स के जरूरी है क्या? अब तो नहीं लग रही जरूरी, जी नहीं सर, क्योंकि अब नहीं। तो नहीं कि उसका सिर्फ अब तो 10% ऑफ रेवेन्यू कम हो गया रेवेन्यू ना उसका, इतना कम है उसका कि वो तो ओ, थ्रेशोल्ड से लो है। हाँ 1 मैं मिलियन अपनी से कम है। कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाऊंगा, अबू बकर करवाएंगे। ठीक है, अबू बकर करवाएंगे और टैक्स देंगे, मैं टैक्स नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझ पे बनता ही ठीक नहीं है। है। फैजान एंड अबू बकर पार्टनरशिप की हमने रजिस्ट्रेशन की कॉर्पोरेट टैक्स, उसके नीचे जब हम इंडिविजुअल लेवल पे आए हमने एक सेपरेट चीज देखी, फैजान की क्या रजिस्ट्रेशन की हालत है, अबू बकर की क्या है। परसेंटेज के हिसाब से फिर बस एक बंदा दे देगा, क्योंकि उसकी 1.6 मिलियन होगी है, 1 मिलियन से ऊपर है इसलिए। हाँ जी, ठीक है, ये एग्जांपल तो सबको क्लियर हो गई है। अच्छा, अभी हमने जो पॉइंट यहाँ पढ़े। पे यहाँ पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन है मेरा कि अगर इसी पार्टनरशिप में 10 पार्टनर हों और सबकी परसेंटेज 10-10% हो, तो फिर तो किसी को भी नहीं करवाने की जरूरत पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली ठीक है, फॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली लेकिन सर अगर वो उनका 18 मिलियन हुआ फिर तो वो सारे ही करवाने पड़ेंगे ना। टैक्स से बचने के लिए फिर ज्यादा पार्टनर ऐड कर सकते हैं। ये बड़ा अजीब सा वैसे सवाल है अबू बकर। अब दे दें जवाब, कोई बात नहीं। नहीं, अब देखें, टैक्स से बचने के लिए ज्यादा पार्टनरशिप दिखाने के लिए ऐड किए हुए हैं, क्योंकि अगर 10 पार्टनर मिल जाएंगे तो फिर रेवेन्यू भी तो इंक्रीज हो जाएगा। बेसिकली सर उसकी अबू बकर भाई की अप्रोच ये थी कि टैक्स टैक्स बचाने रिड्यूस के लिए, करके टैक्स गायब टैक्स हो जाएगा बचाने इससे के तो। लिए ज्यादा पार्टनर ऐड कर और लें। फैमिली मेंबर्स को ऐड कर देंगे शायद, इनका मतलब। अब देखिए, तो रिलेटेड वो पार्टी की रेवेन्यू, क्या एप्लीकेशन है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन वैसे याद रखिए कि कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल अरेंजमेंट जिसका मकसद टैक्स प्रोविजन से इलीगली फायदा उठाना हो, इलीगली से मुराद जरूरी नहीं है कि वो लॉ के क्लियर डायरेक्शन में अगेंस्ट जा रहा हो, बल्कि देखिए, एक होती है टैक्स अवॉइडेंस, एक होती है एक टैक्स टैक्स एवेजन। एविजन। ठीक है, Evasion. ये वाली जो चीज आती है ना, ये टैक्स एविजन में आ जाती है। उसकी मतलब वजह इसका ये है कि अगर आपने एक ट्रांजेक्शन को अननेचुरल वे में ऑर्गेनाइज किया है ना, यानी लोगों के नाम पे अपने एसेट रखवा दिए हैं। पाकिस्तान में आप करके देखें ना, आप अपने एसेट, अपनी दुकानों के, अपने किसी की बिजनेस के हिस्से कई लोगों ने अपने ट्रस्टेबल स्टाफ के नाम पे रखवाए होते हैं। पाकिस्तानी लॉ क्या कहते हैं उस बारे में, पाकिस्तानी टैक्स लॉ क्या कहते हैं? पाकिस्तानी तो कहता है बिजनेस इनकम पे सेपरेट टैक्स होगा, यूपी का सेपरेट टैक्स होता है, वो वो तो डिवाइड होके ठीक है, फिर लेकिन पर्सनल इनकम पे लेकिन जाता फिर है। भी देखिए, इनकम लेवल कई जगहों पे पर्सनल लेवल पे भी तो टैक्स लगता है। लगता है। ठीक है, अगर आपने अपने एसेट्स अपने दूसरों के नाम पे रखवाए हुए हैं तो क्या पाकिस्तानी लॉ से रिकॉग्नाइज करते हैं? वो वेल्थ स्टेटमेंट में मेंशन कर सकते हैं एसेट्स ऑन अदर नेम, मतलब अगर मैंने कुछ चीज परचेज की मुझे और इसका किसी के आइडिया नाम नहीं है, कर दी लेकिन है, उसको लेकिन यूजुअली में डिक्लेयर करना होता है अगर अपनी वो रिटर्न के अंदर, जेन्युइन है ना सर, वो जेन्युइन उसमें होता है, डिक्लेयर करना लेकिन पड़ता है। ये बात आप सही कह रहे हैं कि आर्टिफिशियली अगर करेंगे तो फिर वो छुपाना तो सब्सिक्वेंटली भी मना है इश्यूज आते हैं। इलीगली। ठीक है, दिस इज अब्यूज ऑफ लॉ में आ जाएगी चीज। ठीक है, लॉ का गलत इस्तेमाल। ठीक है, किया आपने बड़ी जी, महारत से, बट अगर पकड़े जाएंगे तो प्रॉब्लम बनेगा। टैक्स से ठीक है, बचने। अच्छा, ठीक। ये वाला पॉइंट अब आई थिंक इस पे हम मजीद डिस्कशन करने के बजाय अब हम आगे चलने लगे हैं। ठीक है, अच्छा, अब कॉर्पोरेट टैक्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। जब रजिस्ट्रेशन करवाई, उसे
TRN नंबर एलोकेट हो गया, राइट, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर एलोकेट हो गया। ठीक है। ये चाहे कंपनी जैसे नेशनल पर्सन अपना पार्टनरशिप कर सकता है, एक कंपनी भी कर सकती है, तो कोई भी हो, अगर उसने एक अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप की हुई है तो इन अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप का नंबर इधर ऐड करना होगा। सर ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप भी रजिस्टर हो सकती है? इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप आप जब पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, वहां पे वो आपको ऑप्शन दे देता है कि क्या आप इसको एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट कॉर्पोरेटेड पर्सन रजिस्टर करवाना चाहेंगे या नहीं। ठीक है, समझ गए? सर मुझे लेक्चर के एंड पे थोड़ा सी समरी बता दीजिएगा, ताकि जो पार्टनरशिप मैं इनकॉर्पोरेटेड देखो, जो आपने अनइनकॉर्पोरेटेड रिवोकेबल। अनइनकॉर्पोरेटेड का वर्ड बोला, आपने पूछा ये है कि क्या इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन हो सकती है। मैं अगर इसको सिंपल बताऊं, मैं आपको बताता हूं कि जो अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप का वर्ड है, पार्टनरशिप तो होती है इनकॉर्पोरेटेड है, इनकॉर्पोरेटेड मुराद जिसकी इनकॉर्पोरेशन हुई हो एज अ ठीक कंपनी, राइट। ठीक है ठीक है। अब या तो एक चीज पार्टनरशिप होती है, लेकिन उन्होंने बताने के लिए कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इसको रीइंफोर्स करने के लिए अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप का वर्ड इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान में शायद, पाकिस्तान में क्या इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप्स होती हैं? पाकिस्तान में सिर्फ पार्टनरशिप होती है? पार्टनरशिप होती नो है ये, सर, लेकिन अनइनकॉर्पोरेटेड नहीं होती वो। जो है वो या तो फिर वो या तो कंपनी होती है, और या जी या फिर पार्टनरशिप। आपने जो है वो पार्टनरशिप रजिस्टर करवाई होती है अपनी। देखिए, या पार्टनरशिप होती है या कंपनी होती है। ये नहीं, LLP भी इनकॉर्पोरेटेड होती है। पार्टनरशिप से मुराद कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप कंपनी बन जाएगी ना, इनकॉर्पोरेट हो गई फिर तो पाकिस्तान में कंपनी बन गई। पाकिस्तान पाकिस्तान में में भी सेम है। अच्छा अच्छा नहीं अच्छा। नहीं सर, पाकिस्तान में सर LLP का टैक्स पाकिस्तान में पर्पस के लिए तो उसको एओपी ही लिमिटेड ट्रीट किया लाइबिलिटी जाता है, आई पार्टनरशिप बिलीव। का एक अच्छा, अलग पाकिस्तान में कंसेप्ट है। सिर्फ 3% है, कंपनी और एओपी और इंडिविजुअल, बस 3% होते हैं। नहीं, अच्छा, जहाँ तक LLP मुझे के एक याद अलग है, से कंसेप्ट है। मैंने अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप का वर्ड पाकिस्तानी टेक्स्ट में भी शायद सुना हुआ है, राइट इश्तियाक? सर इस तरह होता है समटाइम लाइक LLP तो पार्टनरशिप होती है नॉर्मली, वो तो अनइनकॉर्पोरेटेड ही होती है, लेकिन LLP का एक कंसेप्ट है एससीसीपी में, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो इनकॉर्पोरेटेड होती है। सही। नहीं, यहाँ पे जो है वो फॉर्म सी रजिस्टर होता है और उसके ऊपर एओपी रजिस्टर की जाती है। ओके, नहीं, वो तो इसके अलावा आप टेक्निकली तीन कोई तरह के जो पर्सन है है वो टैक्स में, प्रॉफिट सिर्फ शेयर नहीं 3% कर है सकते। कंपनी, एक ओके, एओपी और एक इंडिविजुअल, और इसके अलावा 3% के अलावा और कोई पर्सन नहीं है। ठीक है, नहीं यूएई में के लिए मैं आपको अलबत्ता इस पे है इधर सर। स्टॉप करता हूँ। ठीक है, ये प्लीज कौन कह रहा है कि नहीं है? 3% के अलावा कौन कह रहा है? सर रुकिएगा, कौन कह मैं रहा कह है रहा कि इश्तियाक भाई, नहीं, रुकते नहीं है इश्तियाक भाई, आगे चलते हैं। मैं कह रहा हूँ इस कि पे लिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट है एससीसीपी में, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हम्म, पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होती है। आप कैसे कह रहे हैं? ठीक है आपको ये इस इश्तियाक, टैक्स हम इसको इसको, पर्पस क्यों के होना लिए चाहते हैं? बात कर रहे हैं, टैक्स ओके, पर्पस के टैक्स लिए पर्पस आप ठीक है उनकी टैक्स। ओके इश्तियाक, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। ओके, ये नहीं, देख इन लीजिएगा आपने क्या बोला, एलएलसी का। बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इश्तियाक देखें, इसको हम इधर तक समझ गए हम यूएई के इलाकों, यहाँ पे अलबत्ता यही कॉन्सेप्ट है। सही, पाकिस्तान में शायद इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप का जैसे और इन्होंने कहा कि शायद कोई होता है। पाकिस्तान में आप इनकॉर्पोरेटेड करते, अनइनकॉर्पोरेटेड जो पार्टनरशिप है उसका कंसेप्ट भी है। आप ठीक है, फॉर्म सी के बगैर भी जो है ना जो LLP है उसका एनटीएन बना सकते हैं। उसकी टैक्सेशन का रूल जरा डिफरेंट है। आप फॉर्म ठीक है, सी मुझे, करने के बगैर अच्छा भी मुझे इश्तियाक सिर्फ एक बात बताएं, मुझे अनरजिस्टर्ड इश्तियाक ये पार्टनरशिप का बताएं, एनटीएन बना सकते हैं। जी, इश्तियाक ये बताएं कि क्या पाकिस्तानी टैक्स लॉज में कहीं अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप और इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड का नहीं है वर्ड वो। इस्तेमाल हुआ? देखिए, पार्टनरशिप पाकिस्तान में ना 3 किस्म की हो गई। पार्टनरशिप तो एक तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होती है। ओके, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास पार्टनरशिप रजिस्टर्ड होती है, जिसको फॉर्म सी रजिस्टर्ड होता है। मतलब फॉर्म सी वो हर हर जो है ना वो प्रोविजन की जुरिस्डिक्शन में आती है, हर प्रोविजन की जुरिस्डिक्शन में इश्तियाक आती है। प्लीज, मेरी एक जो डेफिनेटली आई नहीं, अप्रिशिएट आपका पाकिस्तानी टैक्स में एक्सपर्टीज है, बट मुझे मैंने थोड़ा, चूंकि यूएई ठीक लास्ट है, रेजिडेंट बिल्कुल है है। अनइनकॉर्पोरेटेड से बता दिया कि एक तीसरी किस्म है जो जो कहीं भी रजिस्टर्ड है, यदि इश्तियाक साहब बात सुने। एक मिनट प्लीज इनकॉर्पोरेटेड स्टॉप का दिस। कोई चीज नहीं है। अगर आप एफबीआर के पास जाके एओपी रजिस्टर करवाते हैं तो फिर भी उसका फॉर्म सी बन जाता है, और आप जाके कंपनी रजिस्ट्रार से वो फॉर्म सी खुद भी कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इनकॉर्पोरेटेड, अन इनकॉर्पोरेशन कॉर्पोरेटेड एओपी का वर्ड कहीं पे भी मौजूद नहीं है। ठीक है, ओके ठीक ओके, है। अच्छा इसको हम लोग अभी प्लीज स्टॉप करते हैं, हम यूएई टैक्स की तरफ वापस आते हैं। ओके, अच्छा अभी जो
हमने एक फर्म थी उसको रजिस्टर करवा दिया, राइट? अच्छा, अब सवाल क्या? सवाल ये कि जब अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप रजिस्टर हुई यूएई में, पार्टनरशिप की जो ही हमने रजिस्ट्रेशन करवाई, तो उसका जो टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हुआ वो हमने यहाँ पे मेंशन कर देना है। इन अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया, राइट? कॉर्पोरेट टैक्स का तरीका भी समझ गया। इससे आगे हम कॉर्पोरेट टैक्स में नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ने लगे हैं, व्हाट इज द टैक्सेबल पर्सन रेवेन्यू डिराइव ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। अच्छा, ये यहाँ पे क्या क्यों जरूरी है, यहाँ पे इससे क्या क्या इसकी इम्प्लीकेशन है? टैक्सेबल पर्सन डिराइव ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड यूएई में इसकी जो रेलिवेंट है वैंस है रेवेन्यू की। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि जो टैक्स देना होता है वो तो देना होता है टैक्सेबल प्रॉफिट पे। हमेशा ऐसे ही करते हैं ना आप कि अपने प्रॉफिट में से, टैक्सेबल प्रॉफिट में से 375,000 दिरहम माइनस किया और बाकी अमाउंट पे आपने 9% टैक्स लगा दिया। फिर सवाल ये पैदा होता है रेवेन्यू की जरूरत कहाँ कहाँ पे पड़ती है। इसमें एक चीज तो आपको बता चुका हूं कि नेचुरल पर्सन की अगर 1 मिलियन दिरहम का थ्रेश होल्ड रेवेन्यू 1 मिलियन से ऊपर जाएगा, सिर्फ तब वो अपनी कॉर्पोरेट टैक्स के लिए एलिजिबल होगा। ये ऑप्शनल नहीं है। आप कहें कि 1 मिलियन से नीचे होगा नेचुरल पर्सन अपनी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवा ले, करवा ही नहीं सकता। 1 मिलियन से ऊपर होगा सिर्फ तब अपनी कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाएगा। लेकिन इसके अलावा देखें, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न। अब जो बंदा कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है उसने डेफिनेटली पहले कॉर्पोरेट टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर एक नेचुरल पर्सन ने कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है तो ये अंडरस्टूड है कि उसका रेवेन्यू ऑलरेडी 1 मिलियन दिरहम से ऊपर है। तो ये जी चीज सर। रेवेन्यू का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, इसके क्या पर्पस क्या है? सर ये अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप के केस में पूछ रहे हैं ना वो लोग। नहीं 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 नहीं, पर अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप का ऊपर कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इन अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप को आप देखें कि किस तरह से अफेक्ट करते हैं। जरा देखिएगा तमाशा। आपको मैंने इधर क्या किस पे क्लिक किया हुआ है? यस पे। यस गारंटी अंडर Yes. अगर मैं TRN। नो पे करूंगा क्या होगा? बस इतना सा फर्क पड़ेगा फॉर्म में। अच्छा, फिर भी क्या यार ये है वाला पर्सनल रेवेन्यू। ठीक है, यस और नो। अगर यस है तो आप उसका नंबर दे दें बस, और आपने कुछ भी नहीं करना। अगर ठीक है। नो है तो ये वाली जगह भी खत्म हो जाएगी जो आपसे कॉर्पोरेट टैक्स अनइनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप का टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जा रहा है, ये खत्म हो जाएगा। बाकी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। इसी पर्सन का आप हमें बताएं कि रेवेन्यू कितना है। और ये चीज एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है स्मॉल बिजनेस रिलीफ, समथिंग कॉल्ड स्मॉल बिजनेस रिलीफ। अगर एक से ज्यादा उसकी हुई अनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप तो फिर नंबर तो एक ही देना पड़ेगा, क्या होगा फिर? नहीं नहीं, ये आप जो ही बीच में ऐड करेंगे ना, एक नंबर ऐड करेंगे ना, उसके बाद अगले की भी जगह आपके पास बन जाएगी। ओके। तो आप, ठीक है, ये जो आपसे अमाउंट पूछी हुई है इसकी जरूरत पड़ती है दो जगहों पे। पहली, स्मॉल बिजनेस रिलीफ क्लेम करने के लिए। ये स्मॉल बिजनेस रिलीफ क्या होता है? 1 स्मॉल मिलियन। बिजनेस रिलीफ जब कॉर्पोरेट टैक्स लगाया गया तो जो छोटे बिजनेस थे ना, उनकी काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे कि यार हमने तो कंपनी खोली है ये देख के कि यूएई टैक्स फ्री है। अचानक इन्होंने टैक्स लगा दिया। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपका रेवेन्यू 3 मिलियन दिरहम से कम है, ठीक है, तो ठीक है, आप क्लेम कर सकते हैं, यू कैन क्लेम स्मॉल बिजनेस रिलीफ। हम अभी देखेंगे कैसे क्लेम होता है, रिटर्न फाइलिंग के दौरान ही क्लेम होता है। अच्छा, कितने से आपका रेवेन्यू कम हो? 3 मिलियन दिरहम से कम हो। लेकिन एक और चीज ये, आपका पहला टैक्स ईयर फर्ज करें खत्म होता है 31 दिसंबर 2024 पे, अगला खत्म होता है 31 दिसंबर 2025 पे, और उससे अगला खत्म होता है 31 दिसंबर 2026 पे। अगर आपने 31 दिसंबर 2024 को स्मॉल बिजनेस रिलीफ क्लेम करना है
आपकी कंडीशन क्या है। पहला पॉइंट नंबर 1, आपका रेवेन्यू 3 मिलियन दिरहम से कम हो। आपका रेवेन्यू 3 मिलियन दिरहम से कम हो। पॉइंट नंबर 2, पिछले 2 टैक्स ईयर में भी आपका रेवेन्यू 3 मिलियन दिरहम से कम हो। ठीक है। अच्छा, टैक्स ईयर से मुराद वो साल जिस पे टैक्स लग रहा है। लेकिन आपको पता है कि 2024 जिसका पहला टैक्स ईयर है, इससे पहले तो टैक्स लगा ही नहीं होगा उस पे, राइट। पहली दफा टैक्स इंट्रोड्यूस किया ना, कॉर्पोरेट टैक्स। अच्छा, आपने मौजूदा साल में उससे पिछले 2 सालों का जायजा लेके देखना है कि क्या उनमें कहीं आपका रेवेन्यू 3 मिलियन दिरहम से ऊपर तो नहीं गया। देखिए एईडी 2 मिलियन, एईडी सर 2 ये मिलियन। नजर नहीं आ रहा आपका ना, वो जो Yeah, पीपीटी। सर वो I टाइपिंग नजर think नहीं आ रही। yes, आपकी स्क्रीन। ओके, ठीक हो गया, सॉरी, थैंक यू। ओके, 2024 में आपने 2 मिलियन कमाए। आपने कहा कि क्या स्मॉल बिजनेस रिलीफ कर सकते हो, यस यू कैन। दूसरे साल में आपने कमाए 4 मिलियन। क्या आप 2025 में स्मॉल बिजनेस रिलीफ क्लेम कर सकते हैं? नहीं। नहीं कर सकते। क्या आप 2026 में अगर आपने 1 मिलियन कमाया, क्या आप 2026 में स्मॉल बिजनेस रिलीफ क्लेम कर सकते हैं? नहीं। एनीवन हु सेज यस? रूल आप बता देना क्या क्या है। सर मैंने आपको रूल ही बताया कि आपका इस साल क्वेश्चन में ये कि लास्ट 2 years कर and this सकते year, हैं right? और पिछले 2 3 सालों सालों में। में कर सकते हैं ना। नहीं कर वंस सकते। अगर पर वंस कंडीशन अगर थोड़ी ऊपर सी चला तय जाए तो कर फिर रहे हैं वापस आपने आपने। एक वापस टू नहीं लाएगा सर। 2025 में 4 मिलियन में क्रॉस्ड 3 ओके, मिलियन थ्रेशोल्ड। देखिए आप 2026 में खड़े हैं। 2026 में 1 मिलियन दिरहम आपने कमाया, ठीक है, 3 मिलियन से कम है। लेकिन एक और कंडीशन मैंने आपको बताई कि पिछले 2 सालों में भी आपका रेवेन्यू 3 मिलियन दिरहम से कम होना चाहिए। इस पर केस फिर में तो नहीं नहीं कर कर सकते। सकते हैं, क्योंकि इससे पिछले साल में तो वो कंडीशन नहीं मीट हो रही। जी, पॉइंट, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया। इन दिस ईयर एंड प्रीवियस 2 years। अच्छा, लेकिन जब हम अभी पढ़ेंगे ना आगे, ये अंडरस्टूड नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि अगर आपका 3 मिलियन दिरहम से कम का रेवेन्यू है तो ऑटोमेटिकली स्मॉल बिजनेस रिलीफ लग जाएगा, बल्कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि क्या आपने स्मॉल बिजनेस रिलीफ क्लेम करना है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइएगा, अगेन तवज्जो से सुनना है प्लीज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों से। मैंने 2024 में उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या स्मॉल बिजनेस रिलीफ क्लेम करेंगे। मैं कहता हूं नहीं, मैं कहता हूं नहीं। अगले साल मेरा रेवेन्यू फिर 3 मिलियन से कम है। अब मैं कहता हूं यस आई वांट टू क्लेम स्मॉल बिजनेस रिलीफ। क्या क्लेम कर सकूंगा? करना यस कर चाहिए। सकेंगे। सर कर इसे ऐसे ही याद रखिएगा, बनता तो है वो स्मॉल तो बन क्या बिजनेस ये रिलीफ आप रिवोकेबल? नहीं, रिवोकेबल की बात नहीं है, लेकिन इसको स्ट्रक्चर ऐसे किया गया है। जो पहली कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी हैवी है। इसमें आपने गलत डिसीजन कर लेते हैं अगर पहली दफा, तो उसके आगे आने वाले सालों में बड़े इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। अगर आपने एक साल में, पिछले 2 सालों में आपका कम था रेवेन्यू, लेकिन आपने कहा नहीं मैं नहीं करना चाहता, तो आप अगले सालों में भी नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा पॉइंट समझ गए? सर ये जुरिडिकल पर्सन की आप बात बता रहे हैं या नहीं नहीं, नेशनल पर्सन पे भी देखिए, नेशनल नेचुरल पर्सन पर्सन का सर वो वन? समझिए, ठीक है ठीक है। एक बात अगर 1 बोलिएगा। मिलियन से कम है तो फिर तो रजिस्ट्रेशन ही की जरूरत नहीं है। 1 मिलियन से हम्म, ऊपर है, 3 मिलियन से कम है, स्टिल स्मॉल बिजनेस रिलीफ का ऑप्शन है। और स्मॉल बिजनेस रिलीफ आल्सो मींस जीरो टैक्स, जीरो कॉर्पोरेट टैक्स। 1 से 3 तक ठीक है। बट अच्छा सर, वंस यू इसमें हैव एक बात एक साल में अगर आपने नो कर दिया तो आप कभी फ्यूचर में किसी भी ईयर में यू कैन नॉट क्लेम इट। ये सिर्फ 2026 तक है, ये सिर्फ पहले 3 सालों में आपको ऑप्शन दिया गया है, इसके आगे है ही नहीं रेलिवेंट। अच्छा ओके, दिस इज नॉट समथिंग ये ताहयात। ये एक चीज ये है कि ये रिटर्न में ही दिखाया जाता है या अलहदा से ये इसका रिलीफ लेना पड़ता है? हम इसको, ये जो अभी आप कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न देख रहे हैं ना,
इसके फॉर्म किधर गए थे हम, मैं आपको दिखा रहा था। हम समाल रिटर्न के दौरान ही हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया ना कि रिटर्न ज़्यादातर चीज़ें कवर कर लेगी। हमारा कॉर्पोरेट टैक्स का एक बड़ा हिस्सा रिटर्न में कवर हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक सवाल का जवाब बता दें कि ये टिल 2026 का मतलब ये तो नहीं है पहली 3 रिटर्न है किसी बिजनेस की, या बस ये 31 दिसंबर 2026 तक का ही ये ऑप्शन है? 3 कॉर्पोरेट पहले टैक्स 3 रिटर्न। साल हर बिजनेस के नहीं, ये पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो लोगों ने कहा कि भाई हमने तो टैक्स फ्री देख के रजिस्टर करवाया था, तो दिस इज टिल 2026। ठीक है सर। ठीक है, आगे चलें। हाँ जी, अच्छा ये तो एक रीज़न थी कि स्मॉल बिजनेस रिलीफ आपके रेवेन्यू पे डिपेंड करता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्मॉल बिजनेस रिलीफ पे डिपेंड करती है, ये हैं, इन्हें कहा जाता है आपके अकाउंट्स, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये वाली चीज़ बड़ी एंटरटेन करेगी स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एसीसीएस को, जो ये जानना चाह रहे हैं कि यूएई में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अकाउंट्स के स्कोप पे, ऑडिट के स्कोप पे। ठीक है, आपसे अगर कोई बंदा कहेगा कि आप किसी के पास जाते हैं, टैक्स वाले भाई आपके पास आते हैं, कहते हैं भाई आपने टैक्स देना है, अपना प्रॉफिट बताओ। आप उसे अपना वो प्रॉफिट जो आपने अपने हिसाब किताब के लिए रखा हुआ है, एक तो हिसाब किताब होता है जो अपना आप कर रहे होते हैं। हर साल के आखिर में सेठ साहब आते हैं, कहते हैं यार मैंने इस साल कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया। लेकिन जो टैक्स वाले भाई हैं वो आपकी तमाम कैलकुलेशन से इत्तेफाक नहीं करते। हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कैसे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शेख साहब तो से अपनी इनकम कह रहे होते हैं, टैक्स वाले भाई कह रहे होते हैं खैर ये एग्जेम्प्ट है। मिसाल के तौर पे डिविडेंड इनकम, अगर आपने यूएई की किसी कंपनी से डिविडेंड लिया है तो आप में से ज़्यादा सब तर दोस्तों को इल्म होगा ऑलरेडी कि जो डिविडेंड दिया जाता है वो दिया जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से। आप में से कोई ऐसा पार्टिसिपेंट तो नहीं है ना जिसे डिविडेंड का आइडिया ना हो? सर सर दुबई आपने में पहले टैक्स भी किसी क्लास में जो है वो एक्सप्लेन किया था सर डिविडेंड। डिविडेंड पता है क्या होता है? कंपनी के फर्ज करें कि 100 शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। कंपनी हर साल के आखिर में अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करती है, उस प्रॉफिट में से कुछ तो उसने पैसे री इन्वेस्ट करने होते हैं बिजनेस में, लेकिन कुछ मुनाफा बांट देती है। वो जो प्रॉफिट बांट दिया जाता है ना, उसे कहते हैं डिविडेंड। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में वो एक तरह से ड्राइंग की फॉर्म होती है कि आपने पैसे वापस निकलवा लिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 3 3 4 4 साल जो है वो डिविडेंड इशू नहीं करते और वो कंपनी की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। और आमतौर पे जो वर्किंग डायरेक्टर्स होते हैं उनकी सैलरीज लगी होती हैं, रेमोनेशंस होते हैं। तो यहाँ पे यूएई में भी डिक्लेयर करना जरूरी होता है या उनको इग्नोर भी किया जा सकता है? अच्छा अभी तक कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है लॉ में कि आपने डिविडेंड लाजमी डिक्लेयर करना है। यूएई में तो खैर मिनिमम कैपिटल की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कैपिटल कितना होना चाहिए। अगर कैपिटल आपने कहीं कंपनी बनाते हुए, क्लास को मैं इधर ख़त्म कर रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जो यूएई में अभी तक कोई ऐसी रिक्वायरमेंट भी नहीं है जैसे पाकिस्तान में जब आप कंपनी ओपन करते हैं ना, तो वो आपसे कहते हैं कि आपने एक सेपरेट बैंक अकाउंट में खोलना है, उसमें सारे पैसे आपने उधर रखवाने हैं, ठीक है। इधर इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनी का शेयर कैपिटल बेशक आपने 4 लाख दरम रखवाया हो, लेकिन कंपनी ओपन करवाते हुए आपके पास आपकी जेब में 10,000 दरम से ज़्यादा एक थैला ना हो। आपका बस लाइसेंस की फीस देने की के पैसे होने चाहिए, ठीक है। और पाकिस्तानियों ने अगर किसी ने कंपनी खोलना है तो उसने प्लीज़ अपना आजकल के दिनों में 3 लाख दरम का अपना इंस्टेंट लाइसेंस किसी ने नहीं ओपन करना, सब ने इजारी के साथ ओपन करना है, ठीक है। और एक और चीज़ कि 3 लाख दरम का आपने शेयर कैपिटल रखवाने हैं ताकि आपका वीज़ा लग सके, ठीक है, अगर कोई कंपनी खोलने लगे। और अगर किसी ने सर जो यूएई में आना है तो वो 100 जी। ये
फैजान साहब मेरे ना 2 क्वेश्चन है, जरा एक रेलेवेंट है आज के टॉपिक के साथ, और एक या 2 इररेलेवेंट है। मुझे प्रॉब्लम पता है क्या है? जी मेरी एक एक आज जो है ना वो एक नई ओरिएंटेशन हमने की थी, तो कुछ नए स्टूडेंट्स में उन्होंने अभी नया बैच स्टार्ट होने लगा है, तो 2 मिनट के बाद उनकी क्लास है। नवंबर जो उनकी क्लास स्टार्ट हुई थी आपकी। सिर्फ यस नो कर दीजिएगा, ये बता जी दें जी, कि जो डेफर्ड टैक्सेशन है ये यहाँ पे अप्लाइड होती है या नहीं होती। यस होगी। ओके। और दूसरा जो है वो ऑडिट स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है यहाँ पे, जैसे, और उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है अगर ऑडिट फर्म आप खोलते हैं, उसकी वो यहाँ पे सीए होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, और देखिए, बाकी ममालिक से भी लोग हैं। जल्दी से मैं आंसर करता हूँ। पहला इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या डेफर्ड टैक्स लगेगा। अच्छा, अगर कोई अदर देन अकाउंट्स बैकग्राउंड है ना, किसी को अगर कोई आंसर नहीं समझ आता तो डजंट मीन इग्नोर कर दें, ठीक है। कोई बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स होती हैं वो आपसे रेलिवेंट नहीं होती बाजू का। ऐसा डेफर्ड टैक्स वहाँ पे लगता है जहाँ पे टेम्परेरी डिफरेंस आए। यूएई में बहुत रेयर चांस होता है कि कहीं पे टेम्परेरी डिफरेंस आए। हाँ, जहाँ पे आएगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अभी तक अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन के डिफरेंट रेट नहीं है, तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ही को टैक्स डेप्रिसिएशन कंसीडर किया जा रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे डेफर्ड टैक्स आने का चांस बहुत कम है। पॉइंट नंबर 1 आंसर्ड, राइट मंजूर? ओके सर, ओके। ओके। पॉइंट नंबर 2, ऑडिट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। नॉर्मली आपने सुना होगा बड़ी प्रोफेशनल बॉडीज कहती हैं हमारे पास ऑडिट राइट्स हैं। इतना आसान नहीं है ऑडिट राइट्स लेना। ऑडिट राइट्स की बड़ी सारी इधर कंडीशन है, ठीक है। मिसाल के तौर पे 4 साल की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और आपके पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में 4 साल की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और साथ आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इवन कि जो लोग सीए एससीए क्वालिफाइड होते हैं उसमें तो बहुत रेयर होता है किसी ने 4 साल की ग्रेजुएशन की हो, ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने कोई सीए या एससीए किया हुआ है सिर्फ, फिर उसकी अगर ग्रेजुएशन 4 साल की ग्रेजुएशन अदर देन अकाउंट्स एंड फाइनेंस भी है तब भी चल जाएगा, चाहे आर्ट्स में किया हो चाहे मेडिकल में किया हो। 4 साल की ग्रेजुएशन प्लस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चल जाएगा। लेकिन ये अगर मीट भी कर लिया, प्लस भी साथ आपको एक इमाराती नेशनल होना चाहिए। अब वो जो इमाराती नेशनल है वो भी ये वाली रिक्वायरमेंट मीट करता हो, यानी बहुत थोड़े से लोग होंगे ऐसे इमाराती नेशनल यूएई नेशनल जो ये रिक्वायरमेंट्स मीट करते होंगे। अब वो वाला बंदा ही आपको नहीं मिलता। जब वो मिलता है, वो कहता है भाई ठीक है मुझे 2 लाख dirham दें साल का। अब मेरी जो ऑडिट फर्म है कोई कैश फोर्ड, उसका मैंने अच्छे खासा कमीशन दिया कि भाई मुझे कोई रेलीमेड बंदा 20-25 हज़ार dirham के राउंड अबाउट मैंने कमीशन दिया कि मुझे रेलीमेड बंदा ढूंढ के दें, ठीक है। उसके बाद जो ऑडिट फर्म पे 1.5-2 लाख dirham का खर्चा आता है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। तो बहुत मुश्किल है इधर रेलीमेड ऑडिट राइट मिलना, ठीक है। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ। इंशाल्लाह ताला कल बात करेंगे आपसे। ओके क्लास, थैंक यू। ओके, थैंक अल्लाह यू हाफ़िज़। सर, थैंक यू।